हेलो स्टूडेंट, हम अपने पॉलिटी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और प्रत्येक प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। हमारा पहला प्रश्न है, नीति आयोग एक ऑप्शन दिए गए संवैधानिक निकाय है, विचारक मंडल है या गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ है या संवैधानिक निकाय है। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, विचारक मंडल, क्योंकि नीति आयोग की स्थापना नीति आयोग का वर्णन ना तो संविधान में किया गया है और ना ही इसकी स्थापना संसद के किसी अधिनियम के द्वारा की गई है। इस प्रकार यह ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही सांवैधिक निकाय है। यह भारत सरकार के लिए नीतियां निर्धारित करने वाला आयोग है। इसकी स्थापना नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई थी। यह एक सलाहकारी और गैर सांवैधिक निकाय है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और इसकी स्थापना जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी विधेयक पर निम्नलिखित में से किसके लिए जनमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन दिए गए हैं, जनमत संग्रह के, मत संग्रह की, प्रतिवाहन की या पहल की। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, जनमत संग्रह की, क्योंकि जनमत संग्रह एक प्रक्रिया है जिसमें एक प्रस्तावित कानून या विधान को अपने प्रत्यक्ष मतों द्वारा निपटाने के लिए निर्वाचक गण को सौंपा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। ऑप्शन दिए गए हैं, निरंकुश, राजतंत्रवादी, तीसरा ऑप्शन है लोकतांत्रिक या अधिकारवादी। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, लोकतांत्रिक, क्योंकि लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है। लोकतंत्र जो है सरकार की एक प्रणाली है जिसमें नागरिक प्रत्यक्ष रूप से अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। यह शासी निकाय जैसे संसद का निर्माण करने के लिए स्वयं जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली सरकार की उस प्रणाली के विपरीत है जहां पूर्ण राजतंत्र के रूप में सत्ता एक व्यक्ति तक सीमित होती है या अल्पतंत्र के रूप में सत्ता कुछ व्यक्तियों तक सीमित होती है। उसके बिल्कुल विपरीत है। इसमें जो है जनता में निहित होती है शक्तियां सरकार की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सरकार के बारे में सही है। ऑप्शन दिए गए हैं, विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी। दूसरा ऑप्शन है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी या दो से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, गठबंधन सरकार जो है दो से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। गठबंधन सरकार में एक से अधिक या कई पार्टियां मिलकर सरकार का निर्माण करती हैं। गठबंधन सरकार का गठन सामान्यतः तब होता है जब किसी पार्टी को सरकार का गठन करने के लिए आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं होता। तब गठबंधन सरकार में बहुत कम सीटों वाली छोटी पार्टियां भी सरकार का एक भाग बनकर सरकार का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन, ये रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हराने का निष्पक्ष उचित अवसर मिलता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, लोकतांत्रिक या निरंकुश, राजतंत्रवादी या अधिकारवादी। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, लोकतांत्रिक, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होती है जहां वर्तमान की सत्ताधारी पार्टी के हार जाने का खतरा होता है। लोकतंत्र मूलतः राजनीतिक समानता के मूल सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और प्रत्येक वोट का मूल्य एक समान होता है। भारत के संविधान में मत देने का अधिकार अनुच्छेद 326 के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, दल बदल से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन दिए गए हैं, चुनाव जीतने के पश्चात दल बदलना या चुनाव जीतने से पूर्व दल बदलना या चुनाव हारने के पश्चात दल बदलना
या चुनाव हारने से पूर्व दल बदलना। तो दल बदल से जो मतलब है इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, चुनाव जीतने के पश्चात दल बदलना। दल बदल मुख्यतः देश, राजनीतिक पार्टी आदि को छोड़कर शत्रु देश यानी शत्रु पार्टी, विरोधी दल में शामिल हो जाने की गतिविधि से संबंधित है। स्पष्ट रूप से यह निष्ठा या कर्तव्य के रूप में जुड़े किसी सिद्धांत का पालन न करने पर व्यक्ति का त्याग करने की प्रक्रिया है। राजनीति के क्षेत्र में सरकार ने दल बदल को नियंत्रित करने हेतु दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल कानून लाया गया था और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है। निम्नलिखित में से ये कथन किसका है? ऑप्शन दिए गए हैं अरस्तू का, प्लेटो का, अब्राहम लिंकन या जॉर्ज बुश। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, अब्राहम लिंकन। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 19 नवंबर 1863 को गेटिसबर्ग के संबोधन के दौरान लोकतंत्र को लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों की सरकार के रूप में भाषण दिया था। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, जो उनका कार्यकाल 1861 से 1865 तक रहा। इन्होंने दासता को खत्म कर दिया था। अगला प्रश्न है, तख्ता पलट क्या है? ऑप्शन दिए गए, अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से उखाड़ फेंकना, या सेना द्वारा प्रशासन या न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून, या किसी अन्य शासन व्यवस्था के राजनीतिक नियंत्रण में रहने वाला क्षेत्र, या सभी विकल्प सही हैं। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से उखाड़ फेंकना, क्योंकि शासन परिवर्तन सेना या राज्य की सीमा के अंतर्गत अन्य विशिष्ट वर्ग द्वारा राज्य के अवैध और प्रत्यक्ष नियंत्रण से संबंधित है। 2016 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार शासन परिवर्तन के 4 संभावित परिणाम जो निम्न हैं: असफल सैन्य विद्रोह, या शासन प्रणाली में कोई बदलाव नहीं जब किसी नेता या शासक को शासन के नियमों या सत्ता में समूह की पहचान में कोई परिवर्तन किए बिना हटा दिया जाता है, या अन्य नेता के साथ पदस्थ तानाशाह की वापसी, या लोकतांत्रिकरण के बाद तानाशाह की समाप्ति। हमारा अगला प्रश्न है, सरकार दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं लोकतांत्रिक, राजतंत्रवादी, अधिकारवादी या निरंकुश। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, लोकतांत्रिक। शासन की विभिन्न रूपों में लोकतंत्र प्रणाली लोगों को अपनी गलतियां को सुधारने की अनुमति देता है। इसका कारण यह है कि लोकतंत्र में गलतियां अधिक समय तक छिपी नहीं रह सकती। लोकतंत्र में सार्वजनिक विचार विमर्श और भूल सुधारने का अवसर होता है। लोकतंत्र में या तो शासकों को अपना निर्णय बदलना पड़ता है या शासक को ही बदल दिया जाता है। जब कोई पार्टी और जनता के इच्छानुसार कार्य नहीं करती तो 5 साल के बाद जनता उसको बदल देती है। मत देने का जो अधिकार, अपने मत का प्रयोग करके सरकार को ही बदल देती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोक कल्याणकारी हित समूह को सबसे सही दर्शाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन। दूसरा, जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन। तीसरा, किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक संघर्ष, या ऐसे संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गर्ज में लोगों को संगठित करता है। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका दूसरा ऑप्शन सही। हमारा अगला प्रश्न है, सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। ऑप्शन दिए गए अधिकारवादी में, निरंकुश में, राजतंत्रवादी में, या लोकतांत्रिक में। तो इसका ऑप्शन चौथा सही है, लोकतांत्रिक में।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, यूनाइटेड किंगडम के पास लिखित संविधान नहीं है, ब्रिटेन के पास। अगला प्रश्न है, डैश सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए और हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं, किस सरकार में ऐसा होता है? तो ऑप्शन दिए गए लोकतांत्रिक में, निरंकुश में, राजतंत्रवादी में या अधिकारवादी में। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, लोकतांत्रिक सरकार में। लोकतांत्रिक राजनीतिक समानता के मौलिक सिद्धांत पर आधारित है, जहां प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। यह जाति, पंथ, रंग, लिंग, शिक्षा के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना किसी देश के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है और इस प्रकार एक लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए और प्रत्येक मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति देता है? ऑप्शन दिए गए हैं, एक तंत्रीय सरकार में और लोकतंत्रीय में, कुलीन तंत्रीय में या धनिक तंत्रीय में। इसका ऑप्शन दूसरा सही है, लोकतंत्रीय में। लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है, लोकतंत्र जो है सरकार की एक प्रणाली है जिसमें लोग चुनावों में उनके लिए मतदान करके अपने शासकों का चयन करते हैं। लोकतंत्र में शक्ति अतः उन लोगों से आती है जो प्रत्यक्ष रूप से संचालित होती है, या तो सीधे मतदान या निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से। इसे कभी कभी बहुसंख्यक के नियम के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीनरी का एक हिस्सा है जो औद्योगिक विवादों का निपटारा करता है? ऑप्शन दिए गए, श्रम कोर्ट, दूसरा ऑप्शन है औद्योगिक ट्रिब्यूनल, तीसरा कार्य समिति या सभी विकल्प सही हैं। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, श्रम कोर्ट। क्योंकि लोकतांत्रिक हर औद्योगिक इकाई में 100 व्यक्तियों का या उससे अधिक का काम करने वालों की एक कार्यशील समिति है। इसका उद्देश्य नियोक्ता या कर्मचारी के बीच संबंधों में सुधार करना है और औद्योगिक विवादों का निपटान करना है। औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए अंतिम उपाय श्रम न्यायालय या ट्रिब्यूनल के निर्णय द्वारा होता है। कानून श्रम न्यायालय और राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के औद्योगिक न्यायाधिकरण को निर्णय प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के तहत निम्न में से कौन मानव अधिकार है? ऑप्शन दिए गए, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच का अधिकार। यह सही विकल्प सही है। तो इसका ऑप्शन चौथा सही है, सभी विकल्प सही है। मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के तहत मानव अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच का अधिकार, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन दिए गए, जवाबदेही, पारदर्शिता या लालफीताशाही या कानून का नियम। तो सुशासन एक अच्छा शासन की जो है इसमें नहीं है ऑप्शन। तो ऑप्शन दिए गए लालफीताशाही, ये विशेषता नहीं है एक अच्छे शासन की, बल्कि जवाबदेही, सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए जनता के प्रति, पारदर्शिता होनी चाहिए, प्रत्येक काम जो है सबके सामने होना चाहिए, रिश्वत भ्रष्टाचार को की जो है इसमें कमी देखने को मिलेगी और कानून का शासन होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? ऑप्शन दिए गए, F.W. रिंग्स, डेविड वाल्डो या हर्बर्ट साइमन या फ्रैंक मैरिनी। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, हर्बर्ट साइमन। क्योंकि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता हर्बर्ट साइमन ने प्रबंधन, विशेष रूप से प्रशासनिक व्यवहार और निर्णय लेने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने प्रशासन के साथ निर्णय लेने को समान माना है। वह इस बात पर बल देते हैं कि किस प्रकार निर्णय लिए जाते हैं और किस प्रकार उन्हें अधिक विवेकपूर्ण और प्रभावशाली बनाया जाए। उन्होंने सिद्धांतों और विधि तंत्र पर आधारित प्रशासन की एक नई अवधारणा प्रतिपादित की थी। यही कारण है कि उन्होंने प्रशासन को
परंपरागत अवधारणा के मिथकों और कहावतों के रूप में संबोधित किया। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना, दूसरा ऑप्शन है मुद्रा का प्रबंध करना, तीसरा है मनोरंजन की व्यवस्था करना, चौथा है कर संग्रह करना। तीन ऑप्शनों के आधार पर हमें इसका ऑप्शन तीसरा सही है, क्योंकि मनोरंजन करने की व्यवस्था अनिवार्य में नहीं आती। एक राज्य के अनिवार्य कार्यों में कानून व्यवस्था, न्याय प्रशासन, संपत्ति की सुरक्षा, अधिकारों का निर्धारण, नागरिक और राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित करना, बाहरी सुरक्षा का प्रावधान, बाह्य संबंधों की स्थापना शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, हर राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है। यह कथन किस धारणा की व्याख्या करता है? ऑप्शन दिए गए हैं, कल्याणकारी राज्य की, पुलिस राज्य की, लोकतांत्रिक राज्य की या कम्युनिस्ट राज्य की। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, कल्याणकारी राज्य की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई? ऑप्शन दिए गए हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में, रूस में या चीन में। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, जनहित याचिका की जो है जन्मदाता वो अमेरिका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिए गए हैं, संघीय सरकार में अधिकार विधानमंडल, कार्यकारी तथा न्यायतंत्र में वितरित होती है। दूसरा है, राजनीतिक स्पर्धा के कारण लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन राजनीति में प्रतिबिंबित होता है। तीसरा कथन है, सांप्रदायिक राजनीति किसी एक धर्म को अन्यों से बेहतर मानने पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन हमारा तीनों सही है। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन हमारे इसके सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसके ABC दे रखे हैं, तो इसका हम देखते हैं। एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने तथा कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। तो ये कौन करता है? ये न्यायपालिका करती है। तो इसका दूसरे का पहला हो जाएगा। और नीचे देखते हैं, जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। तो ये संसद होती है, यानी राज्य विधानसभा। तो इसका तीसरा भी सही हो गया। और हमारा दूसरा बचा बी, जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है, ये विधानसभा का हो गया। और व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान तथा कानून के आधार पर प्रमुख नीतियां बनाने और फैसले करने का, उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। तो ये कार्यपालिका करती है, केंद्र में मंत्रिपरिषद और राज्य में मंत्रिपरिषद। तो इसका ऑप्शन हमारा पहले का सी, दूसरे का है, तीसरे का बी। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है। हमारा अगला प्रश्न है, मार्शल लॉ है। ऑप्शन दिए गए, अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से हटा देना। दूसरा ऑप्शन है, सेना द्वारा प्रशासन या न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून। तीसरा ऑप्शन है, किसी अन्य शासन व्यवस्था के राजनीतिक नियंत्रण में रहने वाले क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है। मार्शल लॉ जो होता है, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून करता है। अगला प्रश्न है, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को डैश कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, तख्तापलट, हड़ताल, मार्शल लॉ या राजनीतिक बंदी। तो इसका हमें रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो हमारा ऑप्शन इसका तीसरा सही है, मार्शल लॉ। अगला प्रश्न है, इस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, नैतिक, समाजवादी, युक्तिपरक या संजातीय। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, युक्तिपरक। क्योंकि लाभ और हानि की सावधानीपूर्वक गणना या विवेक पर आधारित निर्णय
युक्तिपरक अर्थात विवेकपूर्ण निर्णय कहलाते हैं। विवेकपूर्ण निर्णयों की तुलना प्रायः नैतिक सोच विचार के आधार पर लिए गए निर्णयों से की जाती है। विवेकपूर्ण कारणों के दबाव से सत्ता में भागीदारी के बेहतर परिणाम होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, इस प्रकार की सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। तो ऑप्शन दिए गए हैं, निरंकुश, लोकतांत्रिक, मार्शल लॉ या कुलीनतांत्रिक। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, लोकतांत्रिक। सरकार के लोकतांत्रिक रूप की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि लोग अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करते हैं और उनमें अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। यह देश के शासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। यही कारण है कि लोकतंत्र को जनता का शासन भी कहा जाता है। यदि किसी देश में निर्वाचित संसद और सरकार हो, लेकिन वास्तविक शक्तियां उन लोगों में निहित हों जो निर्वाचित नहीं हैं, तो इसे जनता का शासन नहीं कहा जा सकता। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसे संशोधित करने के लिए संसद की विशेष बहुमत तथा राज्यों की सहमति चाहिए होती है। ऑप्शन दिए गए, राष्ट्रपति का चुनाव तथा उसका तरीका। दूसरा कथन है, 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची। तीसरा, मौलिक अधिकारों में संशोधन। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, पहला और दूसरा। राष्ट्रपति का चुनाव और उसका तरीका और 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची। 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के एकात्मक विशेषता है। ऑप्शन कथन दिए गए हैं, राज्य तथा केंद्र के लिए एक संविधान। दूसरा कथन, एक नागरिकता। तीसरा कथन है, एकीकृत न्यायपालिका। तो इसका ऑप्शन हमारा सभी सही है, यानी इसमें चौथा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। हमारा अगला प्रश्न है, डैश वह दस्तावेज है जो लोगों तथा देश में सरकार के लिए बुनियादी नियमों और विनियमों का अनुसरण करता है। ऑप्शन दिए गए हैं, नियमों की पुस्तक, अधिनियमों की पुस्तक, संविधान या लोकतांत्रिक पुस्तक। तो इसका ऑप्शन हमारा संविधान है, जिसके अनुसार देश का शासन सुचारू रूप से चलाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं, न्यायिक विलंब से, कपड़ा क्षेत्र सुधार से, आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से या शेयर बाजार सुधार से। तो इसके ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से। क्योंकि आपराधिक कानून में विश्वास बहाल करने के लिए आपराधिक कानून के मूल सिद्धांतों की जांच के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 2000 में मलिमत समिति की स्थापना की गई थी। इसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और भारतीय दंड संहिता IPC 1860 की समीक्षा करना शामिल है। इसने 2003 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। हमारा अगला प्रश्न है, लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, कानून सुलह अधिनियम। दूसरा ऑप्शन है, न्याय अधिनियम का प्रशासन। तीसरा है, पंचायत और सुलह अधिनियम या विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, कानूनी सुलह अधिनियम। लोक अदालतें बनाई गई हैं इसके अधीन। लोक अदालत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत आरंभ किया जाता है। इस अधिनियम के तहत लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों को सिविल कोर्ट का फैसला माना जाता है। लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां वाद विवाद मुकदमे या पूर्व मुकदमेबाजी के चरण में लंबित मामलों का निपटारा किया जाता है, जिसे जिसे कानूनी सुलह अधिनियम कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% कोटा लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था। ऑप्शन दिए गए हैं, त्रिपुरा। दूसरा है गुजरात। तीसरा है मध्य प्रदेश। चौथा है उड़ीसा। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही है, गुजरात। यह लागू करने वाला पहला राज्य है। गुजरात 14 जनवरी 2019 को सरकारी नौकरी और सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उच्च शिक्षा में शुरू किए गए 10% आरक्षण को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया था। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए संवैधानिक संशोधन पर अपनी सहमति प्रदान करने के ठीक एक दिन बाद यह निर्णय लिया गया। हमारा अगला प्रश्न है,
खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं 1956 को, 1948 को, 1964 को या 1965 को। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, 1956 को। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिसे KVIC भारत सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है जो संसद के अधिनियम खादी ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन है। खादी को 1920 में महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन में एक राजनीतिक हथियार के रूप में शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य है? ऑप्शन दिए गए हैं दिलीप भोसले, दूसरा है PK मोहंती, तीसरा अर्चना रामसुंदरम, चौथा है अभिलाषा कुमारी। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, अभिलाषा कुमारी, जो गैर न्यायिक सदस्य थे। पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। वर्तमान में न्यायमूर्ति अजय मणिक राव लोकपाल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं पांडिचेरी, दूसरा है दमन और दीप, तीसरा ऑप्शन है दादरा व नगर हवेली, चौथा ऑप्शन है लक्षद्वीप। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, पांडिचेरी, क्योंकि दिल्ली और पांडिचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया था और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में पुनः परिभाषित किया गया था और इसका क्षेत्रफल बढ़ाकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR के रूप में जाना जाता है। दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर में एक निर्वाचित विधानसभा है जिसमें राज्यों जैसे मंत्रियों की कार्यकारी परिषद होती है। अगला प्रश्न है, जून 2018 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किस पक्षी को राजकीय पक्षी घोषित किया गया है? ऑप्शन दिए गए सारस क्रेन, दूसरा ग्रेट हॉर्नबिल, तीसरा है रोज रिंग तोता, चौथा ब्लैक क्रिस्टेड बुलबुल। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, रोज रिंग तोता। अगला प्रश्न है, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार किस भारतीय राज्य में जिलों की संख्या सबसे कम है? ऑप्शन दिए गए हैं गोवा, तेलंगाना, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, गोवा। गोवा एकमात्र संघ राज्य है जिसमें केवल 2 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है और देश का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। हमारा अगला प्रश्न है, वरीयता क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से वरीयता क्रम में सबसे उच्च प्रोटोकॉल किसे मिलता है? ऑप्शन दिए गए हैं भारत रत्न प्राप्तकर्ता को, दूसरा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, तीसरा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को, चौथा है राज्यसभा के उपाध्यक्ष को। तो ऑप्शन के अनुसार इसका ऑप्शन तीसरा सही है, भारत इसका तीसरा सही है ऑप्शन, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को। हमारा अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं मुंशीराम, दूसरा है देवीलाल, तीसरा काशीराम, चौथा है लक्ष्मण सिंह। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, काशीराम। 14 अप्रैल 1984 को VR अम्बेडकर की जयंती पर काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। वर्ष 2001 में काशीराम ने पूर्व स्कूल शिक्षिका मायावती को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। हमारा अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लिया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं आयुष्मान भारत कार्यक्रम का विस्तार, दूसरा ऑप्शन है राज्य पुलिस के शहीद अधिकारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति, तीसरा है 10 प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश, चौथा है नई रोजगार नीति की घोषणा। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, राज्य पुलिस के शहीद अधिकारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, इस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन की घोषणा की थी। ऑप्शन दिए गए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, दूसरा भारतीय जनता पार्टी, तीसरा जनता पार्टी, चौथा ऑप्शन है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, जनता पार्टी। 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी, क्योंकि 20 दिसंबर 1978 को भारत के प्रधानमंत्री
जनता पार्टी के मोरारजी देसाई ने संसद के पूर्व सदस्य पीवी मंडल के नेतृत्व में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी। आयोग का काम भारत के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के लिए मानदंड निर्धारित करना था और उन वर्गों की उन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करना था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं 12 जुलाई 1947 को, 12 अगस्त 1947 को, 22 अगस्त 1947 को या 12 जुलाई 1947 को। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन है 2011 में, 2013 में, 2012 में या 2014 में। तो इसका ऑप्शन दिया गया है दूसरा सही है, 2013 में राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप कब अंगीकार किया? ऑप्शन दिए गए हैं जो 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1948 को या 15 अगस्त 1947 को। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत एक ही दिन स्वीकार किए गए थे, 24 जनवरी 1950 को। और पहला जो राष्ट्रीय गान गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और अगला प्रश्न है, लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था? ऑप्शन दिए गए हैं दादरा एवं नगर हवेली, दूसरा ऑप्शन है दमन और दीव, तीसरा ऑप्शन है पांडिचेरी, चौथा ऑप्शन है लक्षद्वीप। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, पांडिचेरी। क्योंकि 1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को बनाए रखा। 1954 1 नवंबर 1954 को पांडिचेरी मुख्यालय के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। मई 1956 में हस्तांतरित की संधि पर दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे और पांडिचेरी को 2006 में पुदुचेरी के नाम भी दिया गया था। 2006 में जो है पांडिचेरी को पुदुचेरी के नाम में परिवर्तन कर दिया गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं 1982 को, 1990 को, 1975 को या 1986 को। तो इसका ऑप्शन चौथा सही है, 1986 को केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल के लिए प्रतीक चिन्ह लोगो किसने परिकल्पित यानी डिजाइन किया था? ऑप्शन दिए गए हैं बीपी राजू या कमारेड्डी, प्रशांत मिश्रा या दीपक पूनिया। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, प्रशांत मिश्रा ने डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं 15 अगस्त 1952 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या 26 जनवरी 1959 को। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही है, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। जो सारनाथ का 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सिंह को अपनाया गया था। इसे सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से अपनाया गया था। मूल स्तंभ में 4 शेर हैं जो एक दूसरे की पीठ करके बैठे हुए हैं। बीच में एक धर्म चक्र है। शीर्ष फलक पर एक हाथी, एक सर पर दौड़ता हुआ घोड़ा, एक बैल और एक सिंह की आकृति घंटी के आकार के कमल पर जो बीच बीच में चक्र द्वारा अलग किए गए हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था? ऑप्शन दिए गए जैव विविधता अधिनियम या धन संशोधन निवारक अधिनियम या प्रतिस्पर्धा अधिनियम या घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, धन संशोधन निवारक अधिनियम।